Students, this is the topic which is again in the first unit of MCOB paper of MBA program affiliated from AKT University, and we will discuss about decision making today. Decision making pe I have already told in the earlier tutorial that decision making is a very important function of management at the time of planning and at the time of making strategies, policy making. Every time you need to make the decisions. तो आइए जानते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में. मीनिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग को हम कह सकते हैं इट्स द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. इट इन्वॉल्व्स जजमेंट. देखिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए देयर कैन बी सो मेनी अल्टरनेटिव्स. अगर हम प्रॉब्लम नहीं भी कहें तो आप जो भी पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश करना चाहते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव्स कई सारे हो सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू दैट विच अल्टरनेटिव टू गो फॉर. एंड वो ऐसे ही नहीं है कि आप कोई भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेंगे. यू नीड टू डू अ थॉरो एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव दैट among the situation which is prevalent in the organization and the resources which you have, that according to that which alternative best suits you, and accordingly you have to select that alternative. फिर हम कह सकते हैं इट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू अ प्रॉब्लम बाय सर्चिंग फॉर एंड सेलेक्टिंग अ सॉल्यूशन और कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल क्रिएट वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. मतलब आपको देखिए, डिसीजन मेकिंग आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं. एज अ मैनेजर यू हैव टू थिंक दिस कि भाई जो डिसीजन आप लेंगे दैट विल इम्पैक्ट यू फर्स्ट. Then on the other hand, it will have an impact on the employees, the other person working in the organization, and thirdly it will impact the organization also, since you are also the part of it. एंड ऑर्गेनाइजेशनल इस स्तर पे भी वो उसको अफेक्ट करेगा. तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लें, बिकॉज इट विल अफेक्ट ऑल दी पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. लास्टली हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. डेफिनेटली you are working for the benefit of the organization and to achieve this certain goal for which the organization is made. And again, if there is any kind of problem you are confronting with, so for that, for the removal of that problem you have to take the decision. प्रोसेस की बात करें तो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. देखिए, इन मैनी ऑफ द केसेस द प्रॉब्लम इज़ नॉट करेक्टली आइडेंटिफाइड. डॉक्टर भी आपको तभी इलाज कर पाता है जब उसको करेक्टली आपकी प्रॉब्लम पता हो, है ना. तो वैसे ही है कि आप पहली बात तो इस समय पे श्योर हो जाएं कि आपने सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, क्योंकि सही प्रॉब्लम जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक आप उसका डिसीजन भी सही तरीके से नहीं ले पाएंगे. तो 80% में ये देखा गया है कि लोग गलत चीज़ को यही प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं और उसके लिए सारी मेहनत करते हैं, और वो वेस्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं. तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ मस्ट फर्स्टली. सेकेंड बात आती है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी. थर्ड है आइडेंटिफाई दी अल्टरनेटिव्स. देखिए, अल्टरनेटिव्स जैसे अभी मैंने कहा था कि उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए जो भी समाधान हैं, वो कितने समाधान हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास मौजूद, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेप है इसका, आइडेंटिफाई दी अल्टरनेटिव्स. देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे कोरिलेट करता हूँ. आपको यहाँ से दिल्ली जाना है. ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए व्हाट आर दी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू. भाई, आप ट्रेन से जा सकते हैं. ठीक है, ट्रेन में भी आप जनरल का टिकट ले सकते हैं, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट ले सकते हैं. सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप एक कैब कर सकते हैं, कैब करके पहुंच सकते हैं. थर्ड ऑप्शन इज़ कि आपके पास अपनी पर्सनल कार है, आप उससे जा सकते हैं. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन इज़ इफ़ यू हैव अ टू व्हीलर, आप उससे जा सकते हो. फिफ्थ ऑप्शन भी है. आप कहेंगे कि सर सारे ऑप्शन तो ख़त्म हो गए. नहीं, फिफ्थ ऑप्शन भी है. अगर आपको कोई फ्रेंड जा रहा है, ठीक है, दिल्ली तक, और सेम डे ही जा रहा है, तो आप उससे लिफ्ट ले सकते हो या आप उसकी मदद ले सकते हो, और आप देखिए फ्री में पहुंच जाएंगे, है ना. देयर इज़ नो मनी रिक्वायर्ड टू रीच दिल्ली. तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी अल्टरनेटिव का पार्ट है. तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम होती है, जो उनको डिसीजन करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है, उसके लिए जो भी अल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं, तो वो अल्टरनेटिव्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए. दिस इज़ द थर्ड स्टेप. फोर्थ आ रहा है वे दी एविडेंस. वे दी एविडेंस का यहाँ पे सिंपली सा मतलब है कि जो भी अल्टरनेटिव्स हैं वो उस सिचुएशन में सही हैं, कारगर हैं, क्या वो वाकई में आपका गोल अचीव करने के लिए कारगर साबित होंगे. ठीक है, उनकी थॉरो एनालिसिस कर लीजिए कि वो अल्टरनेटिव्स कैसे कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं. ये सारी चीज़ें वे दी एविडेंस में आ जाएंगी.
फिर फिफ्थ है चूज़ फ्रॉम दी अल्टरनेटिव्स। और उसके बाद जब आप एविडेंसेस को चेक कर चुके हो, यू हैव टू सेलेक्ट दी बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग्स ऑल दी पॉसिबल ऑप्शंस, और ये चूजिंग फ्रॉम दी अल्टरनेटिव यानी फिफ्थ आपका स्टेप होगा। सिक्स्थ में आप इम्प्लीमेंट दी एक्शन, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आप शुरू कर देंगे। सो दिस इज द स्टेप नंबर 6। और फाइनली आफ्टर सम टाइम, जब कुछ समय बीत जाएगा जैसे महीना या 2 महीने, तो उसके बाद आप फीडबैक लेंगे, आप इवेल्युएट करेंगे अपने रिजल्ट्स को, दैट हाउ फार यू हैव रीच्ड एंड वट एवर अल्टरनेटिव यू हैव चूजन टू रिमूव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ मच एक्यूरेट वॉज दैट अल्टरनेटिव, उसकी एक्यूरेसी क्या रही, कितना एफिशिएंट रहा, वो आपका इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स का पार्ट है 7 पे आप देख रहे हैं कि दोबारा से डॉटेड लाइन से कनेक्ट हो रहा है सेकंड नंबर पर। इसका सिंपली ये मतलब है कि जो इवैल्यूएशन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिर से आपको देखिए कोई भी डिसीजन ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट ही हो, ठीक है, जो भी आपने लिया उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो वो कमी भी ओवरकम करने का काम आपका है, और वो कमी को नोट डाउन कर लेंगे आप। तो इसीलिए सेकंड नंबर पे कनेक्ट हो रहा है कलेक्ट दी इंफॉर्मेशन पर, ताकि भविष्य में आगे जब वो डिसीजन लें तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, और आप ध्यान रखें कि जब हमने पिछली बार ऐसा किया था तो ये कमी रह गई थी, उस कमी को आप आगे जाके रिमूव कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस। डिसीजन कितने तरीके के हो सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ एक इम्पॉर्टेंट तरीके के डिसीजन, टाइप्स ऑफ डिसीजन आपके सामने। सबसे पहला है प्रोग्राम डिसीजन। देखिए प्रोग्राम डिसीजन एज द नेम सजेस्ट दैट, जब अभी हमने बात की थी प्रोग्राम में भी, जब टाइप्स ऑफ प्लान की बात की थी, तो उसी तरीके से ये कि जो पहले से सेट है, जो स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेम करा हुआ है कि आपको इसी के थ्रू ही जाना है, आपको ऐसे ही डिसीजन लेना है, दे आर ऑल दी पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिसीजन। जनरली जैसे कंप्यूटर पे हम जो प्रोग्राम फ्रेम करते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराया जाता है, वो एक प्रोग्राम डिसीजन का पार्ट है, और वो वैसे ही किया जाना है। दूसरा है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जिसके लिए कोई प्रोग्राम निर्धारित नहीं है, किसी भी तरीके, ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या कोई नई प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई भी प्रोग्राम डिसीजन नहीं है आपके पास। जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड में बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके पास पहले से प्रावधान थे, जैसे बहुत से वैक्सीन पहले से उपलब्ध थे। आप देखते हैं ना कि कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो न्यूबॉर्न बेबी को बहुत से टीके, बहुत सी वैक्सीन इनिशियल स्टार्टिंग एजेस में ही लगा दी जाती है, तो वो प्रोग्राम डिसीजन का पार्ट है, क्योंकि उसमें सेट है पहले से कि बच्चा 1 महीने का होगा तो ये टीका लगेगा, तीसरे महीने में ये लगेगा, छठे महीने में ये लगेगा, ठीक है, आपको वैसे ही उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो है जिसमें कुछ पता ही नहीं है। अब मान लीजिए कोरोना आ गया तो कोरोना के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं है, तो वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, मतलब कि उसके लिए हमारे पास कोई पहले से चरणबद्ध तरीका नहीं है कि हमें वो काम कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आ रही है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी डिसीजन नहीं है उस समय तक। फिर बात आ रही है माइनर डिसीजन। माइनर डिसीजन जनरली छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं जो डिपार्टमेंटल स्तर पर या जो इंडिविजुअल स्तर पर लिए जा रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को जो भी अथॉरिटी उन्हें दी गई है उस स्तर पे वो माइनर डिसीजंस ले सकते हैं। मेजर डिसीजंस ऑन दी अदर हैंड आर टेकन बाय दी टॉप मैनेजमेंट जनरली, और ये बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए डिसीजन जनरली लिए जाते हैं। रूटीन डिसीजंस जनरली जो आपका डेली रूटीन का काम है उसमें जो आप डिसीजन ले रहे हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ रूटीन डिसीजंस। और जैसे कोई छुट्टी पे है या कोई लेट आया है, या किसी का रूटीन डिसीजन में ही मान लीजिए प्रोडक्शन मशीन में काम करते करते अगर किसी के चोट लग गई है तो आप क्या करोगे, ठीक है, कोई बीमार हो गया है तो आप क्या करोगे, तो ये रूटीन डिसीजंस का पार्ट है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, हमने टाइप्स ऑफ प्लान में जाना था स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी मैंने बताया भी था कि रणनीति को जनरली कहते हैं हम स्ट्रैटेजी। तो रणनीति बनाना एक टॉप मैनेजमेंट का काम है, किसी भी सिचुएशन को जीतना उनका काम है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर जनरली टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू विन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इंडिविजुअल डिसीजंस एंड ग्रुप डिसीजन जनरली आप यहाँ समझ सकते हैं कि द डिसीजन विच इज़ टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर टॉप मैनेजमेंट ने मार्केटिंग मैनेजर को ये पूछा है कि भाई आप क्या कैसे कैसे मार्केटिंग करोगे, आप कैसे एडवर्टाइज करोगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, आप सेल्स प्रमोशन कैसे करोगे, और उसी मैनेजर को ही रिप्लाई करना है, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। लेकिन अगर ये पूरे डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना है, जिसमें आपके डिपार्टमेंट में उसके टीम मेंबर्स भी हैं जो जनरली उस टीम में, उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो उस
उस जगह पर मीटिंग में बैठेंगे और वो मिलके ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हमें आगे फोरकास्ट करना है या मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट्स की। तो ये ग्रुप डिसीजन का पार्ट है। आइए बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की। देखिए अभी हमने बात किए थे कि कितने तरीके के डिसीजंस हैं, तो इनके लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं जो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती हैं। जैसे पहला है इसमें मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस इज इन मेजॉरिटी इट इज़ यूज बाय द बिजनेस हाउसेस। एंड बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। एट टाइम्स द बिजनेस स्टक इन अ पर्टिकुलर dilemma that whether to sell the particular product to a customer or not, maybe it is in a loss also. तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आपको ये बताती है कि देखिए जनरली जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें दो चीज़ों का मेन रोल होता है, एक तो फिक्स कॉस्ट का, एक वेरिएबल कॉस्ट का। तो एट टाइम्स एक सिचुएशन पर आकर जब फिक्स कॉस्ट आपको देनी ही है, मान लीजिए आप 100 यूनिट किसी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में भी आपको फिक्स कॉस्ट देनी है। और जो आप 101वीं यूनिट प्रोड्यूस करोगे, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट भी अगर प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो भी आपको फिक्स कॉस्ट उतनी ही देनी है। फ़र्क सिर्फ पड़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट से पड़ेगा, क्योंकि उसमें वेरिएबल यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह ऐड ऑन हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ये देख लेता है कि भाई अगर हम 101वीं यूनिट बना रहे हैं और कोई कस्टमर अगर उसको परचेस कर रहा है या डिमांड है मार्केट में, और अगर कम प्राइस पे भी अगर वो जा रही है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट मीट आउट हो रही है, तो हम उसको बेच सकते हैं, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस बिजनेस हाउसेज द्वारा बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑन दी अदर हैंड, एज द नेम सजेस्ट यू दैट कितनी कॉस्ट आ रही है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में और उसमें कितना बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, ये इस बेस पे डिपेंड करता है। एंड इट्स द प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय वेटिंग बेनिफिट्स अगेंस्ट कॉस्ट। एज आई सेड, रिजल्ट्स में बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज। इसके लिए अलग अलग तरीके या अलग अलग वेज हो सकते हैं, लेकिन सब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही कर रहे हैं। जैसे इंक्लूडिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम IRR कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आप NPV कैलकुलेट कर सकते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। जो बच्चे BBA या अकाउंट्स के हैं उन्हें ये चीज़ की जानकारी होगी कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, आपने जो भी कॉस्ट लगाई है उस पर आपको क्या रिटर्न मिलने जा रहा है। अगर आपका रिटर्न अच्छा आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में हो, और कॉस्ट लगा के आप बेनिफिट की एनालिसिस कर रहे हो। ऐसी बहुत से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें खर्चा आपको आज करना है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू है या उनसे जो प्रॉफिट है वो आपको आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मिलना शुरू होगा। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो उसके लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आज से 5 साल बाद जो पैसा है, मान लीजिए 100 रुपीज़ की वैल्यू आज कितनी है और 5 साल बाद कितनी है, तो डेफिनेटली 5 साल बाद जो 100 रुपीज़ की वैल्यू होगी वो आज के 100 रुपीज़ से कम होगी। तो उसको हम आज की डेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आप NPV का यूज़ कर सकते हो, और वो पूरी आपको एनालिसिस दे देगा कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें 5 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वो आज की डेट में इतना पैसे के बराबर होगा। तो इस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी की जा सकती है। फिर बात आ रही है ऑपरेशन रिसर्च की। देखिए ऑपरेशन रिसर्च नाम में थोड़ा छुपा हुआ है कि इट इज़ अ रिसर्च विच बेसिकली अप्लाइज ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट्स अ साइंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम इनपुट में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट या एफिशिएंसी चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही समस्या है कि उसके पास इनपुट्स लिमिटेड है, चाहे वो मैन हो, मशीन हो, मेथड हो, मटेरियल हो, हर चीज़ लिमिटेड है। लेकिन उसमें से आप बेस्ट कैसे कर सकते हो ये आपको सोचना है। तो OR बेसिकली हेल्प्स यू in solving the various routine kinds of problem of any of the business houses, and it basically guide you that अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक है, क्यूइंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, प्रोडक्शन में आप किस तरीके से प्रोड्यूस करो ताकि एक ही समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बना पाओ। ये सारी चीज़ें आप मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि OR में आपको ये सुविधा मिलती है कि आप किसी भी प्रैक्टिकल टास्क को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और लीनियर का मतलब ये है कि द रिलेशनशिप विच कैन बी एक्सप्रेस बाई अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ द रिलेशन इज ऑफ द फॉर्म AX + BY = C। कहने का मतलब सिंपल यहाँ पर ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इक्वेशन फॉर्म में आपको ला देती हैं, और इक्वेशन फॉर्म में जब वो आ जाती है तो उसको सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आता है वो आपको कहीं ना कहीं एक दिशा, एक डायरेक्शन दे देता है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। तो उससे आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है।
नेटवर्क एनालिसिस भी एक टेक्निक है। हम बात करते हैं जैसे पर्ट और सीपीएम की, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड की। तो जब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीबीए में या बीकॉम ऑनर्स में ओआर पेपर पढ़ा होगा, उसके अंदर ही पर्ट और सीपीएम का भी जिक्र होता है। तो इट्स बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड काइंड ऑफ चार्ट इन विच आप बात करते हो कि अगर कोई एक्टिविटी है तो हम पहले उस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं और कितने दिन में वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम दूसरी एक्टिविटी शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे कोई बिल्डर है, मान लीजिए, जो एक अपार्टमेंट बना रहा है, मान लीजिए 10th फ्लोर का, और आपने 9वें मंजिल पे कोई अपार्टमेंट खरीदा है। ठीक है, बिल्डिंग बनना अभी शुरू हुई है। तो जब आपसे वो पैसा ले रहा है तो वो आपको कैसे बताएगा कि 9वीं मंजिल पे आपको अपार्टमेंट वो कितने समय बाद देगा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पार्ट है भाई, आप पैसे दे रहे हो और गवर्नमेंट के रूल भी हैं कि अगर आपने ड्यू टाइम में अगर आपने उसको अपार्टमेंट हैंड ओवर नहीं किया तो आपके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो पैसा उसका जमा है उस पर। तो बिल्डर ऑल भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हैं कि भाई हम उसको डेट कैसे दें। तो ये सारी चीज़ के लिए पर्ट और सीपीएम का आप यूज़ करते हो, जिसमें एक्टिविटी वाइज आप पूरे बिल्डिंग को डिवाइड कर देते हो। जैसे फाउंडेशन एक एक्टिविटी हो गई, तो बिल्डिंग जब बनेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? फाउंडेशन बनाने का। तो वो फाउंडेशन मान लेते हैं कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने में बन जाएगी, तो दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी, यानी वॉल्स उठाने का काम या पिलर उठाने का काम सेकंड एक्टिविटी माना जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ में उस पूरी बिल्डिंग को डिवाइड करके आप उसको ड्यू टाइम बता सकते हो कि भाई आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम आपको आपका अपार्टमेंट हैंड ओवर कर पाएंगे। तो इस तरीके से नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।